अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तलात पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अहम दहशतगर्द कमांडर एहसान संडे 3 साथियों समेत हलाक हो गए हैं। कार्रवाई जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाके में की गई है और ISPR के मुताबिक एहसान संडे मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों का मास्टर माइंड भी था। साथ ही साथ आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट नासिर शहीद और कैप्टन सभी शहीद पर हमलों में बराह रास्त होने का मुलव्विस था। दहशतगर्द कमांडर इलाका मकीनों की टारगेट किलिंग के वाकयात में भी मुलव्विस बताया जाता है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, क्या बताना है ISPR का इस मुतालिक मजीद? समीर, ये बड़ा अहम और बहुत बड़ा ऑपरेशन था और हाई वैल्यू टारगेट था। दहशतगर्द कमांडर एहसान संडे अपने 3 साथियों समेत जो है वो सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान मारा गया, हलाक हो गए। और एहसान संडे बहुत सी दहशतगर्द कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। कमांडर लेफ्टिनेंट नासिर शहीद और कैप्टन सभी शहीद पर हमलों की प्लानिंग और कार्रवाई में भी ये बताया गया कि बराह रास्त इन्वॉल्व था। दहशतगर्द कमांडर एहसान संडे इलाका मकीनों की टारगेट किलिंग, अगवा बारह तावान और भत्ताखोरी की मुतअद्दिद वारदातों में CTT पुलिस को भी मतलूब था। और ये बताया गया कि एहसान संडे 2007 में TTP कमांडर थे शक्तोई के, और उसके बाद 2016 में रीजनल कमांडर जो TTP सजना ग्रुप था उसको कमांड कर रहे थे। साथ ही साथ 30 से जायद हार्ड कोर टेररिस्ट एक्टिविटीज थी जो कि SFC थी, उनके खिलाफ भी ये इन्वॉल्व था, जो कि एक बहुत ही अहम कामयाबी इस वक्त हासिल हुई है सिक्योरिटी इदारों को, जहां पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। और इस ऑपरेशन में इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द एहसान संडे अपने 3 साथियों समेत जहन्नुम वासिल हो गया है। ठीक है उस्मान, साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या समझते हैं कितनी अहम कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये, और क्या अहमियत है इस कार्रवाई की अमन के हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया। ये असल में ये ऑपरेशन शक्ति के ऊपर हुआ है, नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान इलाके की बॉर्डर के ऊपर। और ये जो एहसानुल्लाह है, ये पिछले दिन जो आपने खबरें आई थी कि जमातुल अहरात ने मीटिंग की है पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ पे कोई दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए कुछ लोगों को पैसे किए गए हैं। तो ये इसने ये अपने ग्रुप का कमांडर था और उसने रिपोर्टेडली वो मीटिंग भी अटेंड की थी। और उस मीटिंग के बाद आपने देखा कि सेकंड लेफ्टिनेंट नासिर उनको शहीद किया गया। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे IED ब्लास्ट थे जो पोस्टों के नजदीक सड़कों के ऊपर IEDs लगा के किए गए, जैसे ग्रुप से जो है वो जिम्मेदार करार दिया जाता था। उसके बाद पिछले दिनों सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ऑपरेशन किया था एक छोटी सी बेल्ट में जो पहले क्लियर नहीं हुई थी। तो वहाँ पे ये जो कोई IED कोई 71 के करीब IED डिटेक्ट हुई थी। तो उसमें भी जो लोग पकड़े, आपको याद होगा, तो 10 दहशतगर्द जो है पिछले दिनों पकड़े गए थे और उनकी इंटेरोगेशन से उनकी जब तफ्तीश की गई तो उसमें तमाम की तमाम कार्रवाइयाँ जो है इस इलाके में वो एहसान जो दहशतगर्द जो है जो इसका ग्रुप था उससे मुंसलिक की जा रही थी। तो आज भी एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और ये एक बड़ी कार्रवाई की प्लानिंग कर रहे थे, जिसकी खबरें मिली। और उस रोड के ऊपर, शक्तू रोड के ऊपर एक जगह है जहाँ पे मौजूद था। ये सिर्फ इसमें जो चीजें देखने वाली हुई है, तो ये दहशतगर्द कार्रवाई तो किया ही करते थे, लेकिन इनका ग्रुप वो बहुत सारे लोगों के अगवा में भी इन्वॉल्व था और लोगों को अगवा करके और उनसे रैंसम डिमांड किया करते थे। तो उस इलाके के हिसाब से और जो दहशतगर्दी की सजा नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर चली हुई है, उसके अलावा से ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और बड़ी कार्रवाई की गई है। गजनफर अली साहब साथ ही रहिएगा। हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर बड़ी कार्रवाई की है। अहम कमांडर जो है वो जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। क्या समझते हैं कितनी बड़ी कार्रवाई है? ये जब से हमारे पिछले 1 महीने में काफी ऑफिसर्स और ट्रूप शहीद हुए हैं, नासिर को पता होगा, तो पूरी फुल एफर्ट के साथ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो थी वो वहाँ पर ऑपरेट कर रही थी। और अब जो ही उनको खबर मिली है कि ये किसी जगह पर मौजूद है, इन्होंने ऑपरेशन किया है और बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन करके इसको एहसानुल्लाह को और इसके साथ जो और थे जो डिफरेंट ये दहशतगर्दी कार्रवाई में इन्वॉल्व थे, इनको मारा गया है। और ये एक मैसेज भी जाता है तमाम दहशतगर्दों को कि पाकिस्तानी फौज
हर वक्त तैयार है। हमारी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं वो पूरी खबर इनकी रख रही हैं और साथ ही साथ इनको कहीं बैठने में नहीं देंगे, क्योंकि ये है डिफिकल्ट एरिया। साउथ बलूचिस्तान में रिवराइन बहुत हैं, जंगल बहुत हैं, पहाड़ी इलाका है, ये वहाँ के रहने वाले हैं। बट हमारी ट्रुप्स की बड़ी तारीफ करनी चाहिए कि वो ना को उस एरिया से हैं, लेकिन इतनी अच्छी जानकारी कर ली है, रिकॉनेसेंस की हुई है, उनके रूट्स पकड़ लेते हैं और फिर उनको ट्रैप करके एनसर्कल करके मारते हैं और यही एग्जैक्ट किया गया है। और मेरे ख्याल में साथ ही पाकिस्तान को चाहिए कि अफगानिस्तान से जरूर बात करें कि हमारी फेंसिंग के अंदर। बिल्कुल हारिस साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, शिमाली वज़ीरिस्तान एक मुश्किल महाज है, लेकिन पाक अफवाज की जानिब से जिस तरह की यहाँ पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं अमन के हवाले से, वो यकीनी तौर पर काबिल दीद हैं। बेहद शुक्रिया इस अहम मौजू पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजरफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि इस खबर की तफसील हमें उस्मान खान ने दी। उस्मान, आपका भी शुक्रिया। एक और अहम खबर का जिक्र, मोटरवे ज्यादती केस में ड्रामाई मोड़, मुलजिम करार दिए जाने वाले वकारुल हसन ने खुद को गिरफ्तारी दी, पुलिस को खुद को गिरफ्तारी दे दी। मुलजिम ने पुलिस हुकाम के सामने जुर्म तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वकारुल हसन का कहना है कि ट्रेस होने वाले नंबर इसके नाम पर ज़रूर हैं, लेकिन बिरादर निस्बती के इस्तेमाल में हैं। इब्तदाई तफ्तीश के बाद मुलजिम को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस मरकजी मुलजिम आबिद तक अभी तक नहीं पहुंच सकी है। मजीद तफसील रियाज अहमद की इस रिपोर्ट में देखते हैं। मोटरवे ज्यादती केस में ड्रामाई मोड़, हुकूमत की जानिब से मुलजिम करार दिए गए शख्स ने खुद गिरफ्तारी दे दी। मुलजिम वकारुल हसन CIA मॉडल टाउन में पेश हुआ और अपना जुर्म तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मुलजिम का दावा है कि जियो फेंसिंग में ट्रेस होने वाला नंबर अगरचे उसके नाम पर है, मगर उसके बरादर निस्बती अब्बास के इस्तेमाल में है। पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई थी कि मरकजी मुलजिम आबिद वकूए के वक्त इसी नंबर के साथ राब्ते में रहा और मुतअद्दिद कॉल्स की। वकारुल हसन को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम के बयान पर पुलिस ने अब्बास को ट्रेस करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। वज़ीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आबिद के साथ वकारुल हसन को भी मुलजिम जाहिर किया गया। दूसरा जो वकारुल हसन है, इसके ऊपर भी रॉबरी के 2 केसेस रजिस्टर और ये तकरीबन 14 दिन पहले ही बेल पे रिहा होकर अभी आया है। दूसरी जानिब आबिद की गिरफ्तारी में पुलिस को अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी। रियाज अहमद की रिपोर्ट आपने देखी, उनसे बात भी कर लेते हैं। लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती का मामला, गिरफ्तारी देने वाले मुलजिम वकारुल हसन का DNA सैंपल ले लिया गया है और मुलजिम को इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी बताइए रियाज इस बारे में भी। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो मुलजिम है मुबैना मुलजिम वकारुल हसन, उसका जो है वो DNA सैंपल ले लिया गया है और जो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री है वहाँ भिजवा दिया गया है। चूँकि आज सुबह ही वकारुल हसन ने ख़ुद गिरफ्तारी दी पुलिस को, CIA मॉडल टाउन में आकर वो गिरफ्तारी दी, जिसके बाद पुलिस ने उसको तफ्तीश की तो उसने बताया कि वो इस जुर्म में शरीक नहीं है। चूँकि जो सिम मेरे इस्तेमाल में थी, उनका ये कहना है जो सिम मेरे नाम से थी वो मेरा बरादर निस्बती अब्बास इस्तेमाल कर रहा था। अब्बास की उम्र चूँकि 18 साल से कम है, शनाख्ती कार्ड नहीं बना, तो इसलिए वो सिम नहीं ले सका। मेरी सिम वो इस्तेमाल कर रहा था और वही वो सिम इस्तेमाल कर रहा था। अब्बास जो है वो आबिद जो मरकज़ी मुलज़िम है उसका हमसाया है, जबकि ये जो वकारुल हसन है उनसे 7 किलोमीटर के फासले पर रहता है। पुलिस का ये कहना है कि अब चूँकि DNA सैंपल लिया गया, DNA की रिपोर्ट आने के बाद ही असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट किया अहमद। मोटरवे पर खातून को दरिंदगी का निशाना बनाने वाला मरकजी मुलजिम आबिद माजी में क्या कुछ करता रहा, समा ने क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल कर लिया। आबिद के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और ज्यादती समेत 8 मुकदमा दर्ज हैं। इलाके के लोगों का ये कहना है कि आबिद से उनका ज्यादा मेलजोल नहीं था। खातून को बच्चों के सामने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने वाला मरकजी मुलजिम आबिद आदि जराइम पेशा निकला। समा ने क्रिमिनल रिकॉर्ड की तफसीलात हासिल कर ली। मुलजिम आबिद पहले बहावल नगर के गांव फोर्ट अब्बास के चक 200 का रिहायशी था।
जहां उसके खिलाफ कत्ल, अक़दाम कत्ल, चोरी, डकैती और ज्यादती समेत 8 मुकदमात दर्ज हैं। 2013 में आबिद ने 4 साथियों के साथ मिलकर मां और बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया। पंचायत ने मुलजिम और साथियों को गाँव से निकाल दिया था। फोर्ट अब्बास के एक रिहायशी ने समा से गुफ्तगू में मुलजिम आबिद के जराइम की दास्तान सुना दी। मसला ये है कि ये जो है ना, तकरीबन ये 5 साल पहले इधर हमारे गांव में ही रहते थे, तो ये डकैतियां वगैरह तो इनका आम रूटीन था। कल इसने अपनी बहन का भी कत्ल किया था, इसे ये आबिद अली जो है इसने। ये जो था ना 257 वाला मामला 2013 वाला, उसमें ये 5 लोग थे, कुछ 263 गाँव के थे और एक ये था हमारे मतलब 260 गांव का। ये इनके जो वालिद हैं, इन्होंने मतलब ये हमारे गांव में ना 25 एकड़ रकबा है, उसके ऊपर 30 साल इन लोग मिलके इन लोगों ने कब्जा किया हुआ था। लेकिन मुलजिम आबिद 6 माह से शेखुपुरा के करीब किला सत्तार शाह में रिहाइश पजीर था। शेखुपुरा में मुलजिम आबिद का घर जेर तामीर है। इलाके के लोगों का कहना है कि आबिद उनसे ज्यादा मेल जोल नहीं रखता था। इलाके के लोगों को आबिद के जराए आमदन का भी नहीं पता। मोटरवे ज्यादती का मुलजिम कैसे फरार हुआ? पंजाब हुकूमत ने मुलजिम के फरार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? 24 घंटे गुजर गए लेकिन मुलजिम आबिद अभी तक हाथ ना आया। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? तमाम तर तकनीकी, साइंसी वसाइल और इंटेलिजेंस मालूमात के बावजूद पंजाब पुलिस मुलजिम आबिद का पता लगाने से कासिर है। क्या पंजाब हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इस बात के लिए थी कि वाक़े का मरकजी मुलजिम फरार हो गया? मोटरवे पर खातून से ज्यादती, एक मुलजिम ने खुद गिरफ्तारी दे दी मगर दूसरा और मरकजी मुलजिम हाथ ना लग पाया। बदकिस्मती से चूंकि ये बातें ज़्यादा उसमें निकल आई थी पब्लिक में और पब्लिक डोमेन में चली गई थी, चूंकि उसका घर खेतों में एक डेरे में है, वहाँ उसको नज़र आया कि जी एक गाड़ी आके खड़ी हुई है, तो वो और उसकी बीवी मुलजिम आबिद और उसकी बीवी वहाँ से फरार हो गए खेतों में। कल आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सिर्फ यही बताते रहे कि मुलजिमान का पता लग गया है। वो दोनों हमें नहीं, लेकिन उसका घर हमें मिल गया, उसकी वहाँ पे एक बच्ची भी हमें वहाँ पे मिली। उसका बाकी जितना रिकॉर्ड है वो सारा कुछ हमारे पास आ गया, उसका निकाहनामा, बाकी डॉक्यूमेंट्स, उससे चीज़ें कंफर्म हो गई। हम उनके पीछे हैं, हमारी टीमें पंजाब पुलिस की जिसमें ज़िला शेखुपुरा पुलिस, CTD, CIA स्पेशल ब्रांच तमाम उसके पीछे हैं। आईजी पंजाब का यही कहना था, मुलजिम आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए तमाम तकनीकी, साइंसी और इंटेलिजेंस सहूलियात हासिल हैं, मगर मुलजिम आबिद कहां गायब हो गया कुछ नहीं बता सकते। वज़ीर आला पंजाब भी मुलजिम के मुजरिमाना रिकॉर्ड की तफसीलात ही बताते रहे। ये जो कल्प्रिट्स हैं आबिद अली, सन ऑफ अकबर अली, इसके ऊपर भी 7 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। 2013 से 17 तक 2 गैंग रेप केसेस भी इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं। आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह इसके मुलजिम भी अरेस्ट हो जाएंगे। उस्मान बुज़दार, राजा बशारत, इनाम गनी और फयाजुल हसन चौहान मुलजिम की हिस्ट्री तो बताते रहे, लेकिन मुलजिम आबिद कैसे फरार हुआ ये बात कोई भी बताने से कासिर था। आखिर मुलजिम के फरार होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौबत क्यों आई? वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, एक ऐसा केस जिसमें मुतासरा शख्स आपके साथ ताउन ना कर रहा हो, ऐसे में मुजरिम का सुराग लगाना बड़ी कामयाबी है जिस पर अफसरान और एहलकारों को शाबाश देना बनती थी। मुलजिम तक जल्द पहुंच जाएंगे। इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये था कि एक तो ये बताना मकसूद था कि हमने सुराग लगा लिया। ये एक ऐसा अंधा जुर्म था कि जिसका विक्टिम जो है वो अभी तक हमारे साथ 1% तावन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो मेंटली तौर पे शॉक पे है। उसके बावजूद इस अंधे जुर्म के अंदर हमने मुलजमान का सुराग लगा लिया। ये पंजाब पुलिस, पंजाब हुकूमत, बुज़दार हुकूमत की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो अलग बात है कि वो छापा मारा, मीडिया के अंदर चीजें बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस हो गई थी तो वो वहां से भाग गया, लेकिन ये एक कामयाबी थी। ज़ैनब का केस आपके सामने है, 3-3.5 महीने तक जो है वो पुलिस और हुकूमत जो है वो सुराग नहीं लगा सकी थी। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तज्जिया भी ले लेते हैं। अहमद वली साहब और अदनान आदिल साहब हमारे साथ होंगे। सबसे पहले अहमद वली साहब, आपकी जानिब में आना चाहूँगी। मुलजिमान को गिरफ्तार किए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या जवाब था, क्या समझते हैं आप? देखिए, हुकूमत तो ये, जैसे फैजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि
मीडिया में बहुत ज़्यादा शोर बच गया था, जिसके बाद ये सारी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर भी बड़े सवालात हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद बता क्या रहे हैं कि मुजरिम जो हैं पुलिस की गाड़ी देखकर फरार हो गए। इसका मतलब है कि अगर इंटरनेशनली ये सारे वाक़े को कोई सुने, पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं बैनुल-अक़वामी तौर पर यूरोप में, अमेरिका में, वो सुने कि ये आईजी जो है ये कह रहे हैं कि इस तरह से हम वहाँ पहुँचे और मुजरिम जो है वो फरार हो गया अपनी बीवी के साथ, तो अनबिलीवेबल है, नाकाबिल यकीन है। ये कैसे हो सकता है कि आप एक जगह पर रेड करने जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि उसको सराउंड कैसे करना है, उसको घेरा कैसे डालना है, कहाँ से वो भाग सकता है, क्या कुछ हो सकता है। आपने विदाउट एनालाइजिंग, विदाउट आपने कोई पूरी गैस वर्क करने के, आपने एक बता दिया जी कि वहाँ हम पहुँचे और वो पुलिस की गाड़ी देख के भाग गया, ना आपसे भागा गया, वो अपनी बीवी के साथ भाग गया। तो ये बड़ी उनकी बहुत अजीब सी बात है कि एक आप इतनी बड़ी चीफ मिनिस्टर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें ये एंड पे बता रहे हैं कि मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। तो ये बड़े सवालात हैं कि आप उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अगर फरार हो गया तो आप वेट कर लें, अगले दिन कर लें, या कोई और मिनिस्टर या आईजी वैसे बता दे, कोई अगर बात बताना चाह रहा है मीडिया को तो। लेकिन इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी एक कामयाबी जाहिर करना वो बड़ा अफसोसनाक है कि आप एक बिल्कुल अहमद वली साहब, ऐसा लगा किसी फिल्मी सीन की जो क्या नाम है सूरत हाल बयान की जा रही है। हमारे साथ ही रहिएगा, इसी पर मजीद बात करेंगे। अदनान आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, फयाजुल हसन चौहान ये कहते हैं कि अंधे कत्ल का सुराग मिलना ही बड़ी कामयाबी है। क्या इस सूरत हाल में ये बयान आपको मुनासिब लगता है? देखिए, जो कामयाबी है वो तो फॉरेंसिक लेबोरेटरी की है कि उन्होंने कर लिया, उन्होंने एक हाजिर दिमागी का सबूत दिया कि जो माजी के नमूने थे उनसे मैच कर लिया डीएनए जो वहां पर मिला कपड़ों के ऊपर और गाड़ी के ऊपर निशानात से, तो उससे पता चल गया। लेकिन ये कि ये नाकामी भी है कि ये सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर सके, ये फौरन ही इन्होंने खबर जो है वो मीडिया में आ गई। अगर तफ्तीश में इस तरह चीजें जाहिर हो जाएं तो मुल्जिम को पता चल जाता है मीडिया के जरिए और वो रूपोश हो जाते हैं। तो इन्हें सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए थी। इन्होंने सीक्रेसी इसलिए मेंटेन नहीं की कि इनके ऊपर मीडिया का बहुत प्रेशर है और ये बताना चाह रहे थे आवाम को कि देखें हम कुछ कर रहे हैं और हम कहीं पहुंच गए हैं, हमने सुराग लगा लिया है। तो इसी चक्कर में इन्होंने मीडिया को ये खबरें लीक की और उसका फायदा जो है मुल्जिम ने उठाया। अब ये जैसे वली साहब कह रहे हैं ये बात ठीक है कि पुलिस की नाअहली है कि वो एक शख्स को गिरफ्तार करने गई और वो भाग गया, उसके सामने पुलिस की भारी नफरी चारों तरफ से घेरा डालती तो वो फरार नहीं हो सकता था। असल में ये पुलिस जो है उसकी तो खासी नाअहली है सारे केस में। जो कामयाबी है वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी की है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसलिए करते हैं क्योंकि मीडिया का बहुत ज्यादा प्रेशर है, आवाम में एक गुस्सा है कि ये सारा केस जो हुआ है, जिस तरह नाअहली हुई है इनसे और वहाँ पे कोई पुलिस का गश्त नहीं था, तो ये आवाम को बताना चाहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। अब इन्होंने ये किया है कि जो मुल्जिमान हैं उनके रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया है ताकि मुल्जिमों के ऊपर कुछ प्रेशर पड़े और वो जो उनके जो रिश्तेदार जब भाई वगैरह इनके हिरासत में हैं तो उसके प्रेशर की वजह से शायद वो गिरफ्तारी दे दें। लेकिन मामला जो है अभी तक तो लटक ही रहा है। आप देखिए कि इन्होंने बहुत जल्दी दिखाई, वकार का नाम ले लिया। बिल्कुल अदनान आदिल साहब, मामला जो है इस वक्त लटका हुआ है और ऐसे में कई सवालात भी जन्म दे रहे हैं। अहमद वली साहब, सारा जोर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो क्रिमिनल रिकॉर्ड पर दिया गया और इसी तरह क्रिमिनल रिकॉर्ड की अगर बात करें तो वो मिनटों में डेटाबेस से भी मिल जाता है। तो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर कोई जवाब जो है वो पैदा नहीं होता था, लेकिन कर डाली। जी बिल्कुल, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड ये जो वकारुल हसन है, इन्होंने कहा था कि दूसरा मुल्जिम है उसकी तस्वीर इन्होंने शाया कर दी, यानी कि रिलीज कर दी और बाद में पता चला कि उसका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अगर आपने एक बंदे की तस्वीर रिलीज की और पूरे मुल्क को ये बता दिया कि ये वो बंदा उसमें इन्वॉल्व है, अब आप खबरें रिलीज कर रहे हैं कि ये बंदा जो है उस वाक़े में मुलव्वस नहीं है, ये एक्चुअली उसके साथ तो जरूर था, इसका कजन उसके साथ है, इसका उस जुर्म से डायरेक्ट राब्ता नहीं है, उस जो जुर्म हुआ है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसका जो इसकी अपनी सिम्स है इसके नाम पे है, तो इसका कजन इस्तेमाल कर रहा था। तो लेकिन आपने तो कल बता दिया कि ये मुजरिम है और ये इसकी तस्वीर है, कल को इसकी जान को खतरा भी हो सकता था, कोई शख्स इसको मार भी सकता था कि ये बंदा उसी का ये जो वाकया हुआ इतना बड़ा और पूरे मुल्क में इस वक्त गम और गुस्से की लहर फैली हुई है, उसमें कोई रिएक्शन हो सकता था इसके खिलाफ।
उस शख्स ने अच्छा किया कि उसने खुद को अपने आप को पेश कर लिया। उसके बाद फिर पुलिस साहब ये बता रही है कि उसका तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके जो कजन है और मेन मरकजी मुल्जिम जो आबिद है उसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसके पीछे है। कल रात बिल्कुल अहमद साहब, गफलत कहा जाए, नाअहली कहा जाए या जल्दबाजी कहा जाए, यकीनी तौर पर बहुत से सवालात हैं जो कि इस मामले को और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उठ रहे हैं। बेहद शुक्रिया अदनान आदिल साहब और अहमद वलीद साहब, इस मामले पर आप अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। पीपल्स पार्टी रहनुमा लतीफ़ खोसा कहते हैं गिरफ्तारी से पहले तस्वीर शाया करना मुल्जिम को फ़ायदा देने के मुतरादिफ है। नामालूम मुल्जिम की शनाख्त परेड पर ही सारा फैसला होता है। ये भी कहा कि केस का बेड़ा गर्क कर दिया गया, पंजाब हुकूमत फिल फौर इस्तीफा दे। ये केस को खराब करने वाली बात होती है जब आप किसी मुल्जिम को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो उनकी तस्वीर उनकी गिरफ्तारी से पहले जो है वो आप पब्लिश कर देते हैं ताकि वो शनाख्त परेड जो बाद में उस विक्टिम ने करनी होती है वो शनाख्त परेड बेकार हो जाती है। जब नामालूम मुल्जमान हो तो उनकी शनाख्त परेड ही पर सारा फैसला होता है और शनाख्त परेड इन्होंने पहले ही ज़ाया कर। मैं समझता हूँ कि सारी हुकूमत को जो है कम से कम सूबाई हुकूमत को तो मुस्ताफी हो जाना चाहिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की रिपोर्ट ने मुतनाज़ा बयान देने वाले सीसीपीओ लाहौर का पोल खोल कर रख दिया। उमर शेख के करियर में 7 बार कारकर्दगी रिपोर्ट मनफी आ चुकी है। अदालत ने उमर शेख की तरक्की न मिलने की दरख्वास्त के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख वही जो मोटरवे ज्यादती केस के बाद मुजरमों को ढूंढने के बजाय उल्टा ये कहते रहे कि खातून वहां गई ही क्यों थी। मौसूफ सरकारी कागजों में खराब कारकर्दगी के लिए जाने जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का रिकॉर्ड तो यही कहता है। उमर शेख ने ग्रेड 21 में तरक्की न मिलने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। प्रमोशन से मुतल्लिक सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की जानबदारी पर सवालात उठाए तो अपनी जगह तरक्की पाने वाले एडिशनल आईजी राय ताहिर नवाज पर भी इल्जाम लगाए कि वो तो सानह सहवाल के जिम्मेदार थे और मुर्तजा भुट्टो के इसमें भी मुलविस। लेकिन जवाब में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने उनकी कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। उमर शेख की कारकर्दगी 2015 में आउटस्टैंडिंग से कम होकर माज गुड के दर्जे तक आ गई। मजबूरी तौर पर 7 रिपोर्ट्स में उनकी कारकर्दगी सवाल पसीर पाई गई, इसलिए उनकी तरक्की लेने के लिए दायर की गई दरखास्त खारिज की जाए। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। कराची में एक और इमारत गिर गई। लियारी में 600 गज पर कायम इमारत का कुछ हिस्सा ज़मीन बोस हो गया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हो गए। कमिश्नर कराची कहते हैं शहर में मखदूश इमारतों के खिलाफ जल्द ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होगा। गवर्नर से इमरान इस्माइल ने भी वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में इमारतें गिरने के वाकयात में इजाफा। लियारी कोयला गोदाम टांगा स्टैंड के करीब भी सुबह 10:30 बजे 2 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया, जिसके बाद रेस्क्यू इदारों को फौरी तलब कर लिया गया। 600 गज पर तामीर इस इमारत का 200 गज पर कायम हिस्सा गिरा, जिसके मलबे से 2 अफराद की लाशें जबकि 10 जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। कमिश्नर कराची सुहेल राजपूत ने मुतासरा इमारत के दौरे के बाद मीडिया को बताया कि 600 गज पर बनी इमारत को पूरा गिराया जाएगा। कोशिश करेंगे कि इस किस्म की जितनी गैर कानूनी तामीरात इस इलाके में, न सिर्फ इस इलाके में बल्कि शहर के दीगर इलाकों में भी हो रही हैं, उनको हम रुकवाएं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। डीसी साउथ के मुताबिक वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बारिश के बाद मखदूश होने वाली इमारतों के हवाले से भी सर्वे जारी है। बकाया बड़ी बिल्डिंग है वो हमने सारी जो है उसको एवेक्यूएट करा दिया गया है और उसको भी गिरा रहे हैं और साथ इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं कि इसमें अगर किसी की लापरवाही सरकारी सतह पे या ओनर्स की तरफ से तो दोनों पे जो है उसमें कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए हादसे की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन कासिम रईस और मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। और जमीन बोस होने वाली इमारत के मालिक का ये कहना है कि साथ वाले प्लॉट पर हैवी मशीनरी से काम शुरू होते ही इमारत गिर गई। इमारत के गिरने के बाद मशीन का ड्राइवर भाग निकला और प्लाट बनता पड़ा, वो मशीन शेवल लेकर आया। ये छोटा बच्चा चला रहा था, हालांकि मैंने मना भी किया था इनको, बोला नहीं भाई हम कुछ हुआ तो हम बना के देंगे। हम बोले बनाने की बात नहीं, ऊपर बंदे रह गए। तो अभी मैं घर पे सोए, ने बताया कि ऐसा मशीन वाला तो भाग गया, छोटा बच्चा चला रहा था, शावल मशीन। ये बस नीचे गोदाम था, सिंगल था, फर्स्ट है, ऊपर छड़े रह रहे थे।
कराची के इलाके लियारी में हादसे का शिकार इमारत का बकिया हिस्सा भी गिरा दिया गया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे साद साबरी से। जी बिल्कुल, लियारी में गिरने वाली इमारत का जो बाकी मखदूश हिस्सा था उस इमारत के हिस्से को भी गिराने का इस वक्त अमल जारी। मेरे कैमरामैन कामरान आपको दिखाएंगे कि हैवी मशीनरी के जरिए वो जो मखदूश हिस्सा है इमारत का उसको गिराया जा रहा है। जहाँ पर ये जो जितना भी पोर्शन है जिसे पहली मंजिल पर जहाँ पर लोग रिहाइश पजीर थे इस पूरे हिस्से को गिरा दिया गया है। यहाँ पर अब से कुछ देर कबल जो पहली मंजिल पर रहने वाले रिहायशी थे उन्होंने मुताल्लिका इदारों के अफसरान से दरख्वास्त की थी कि उन्हें उनका सामान निकालने दिया जाए, पर मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया कि इस वक्त इमारत के अंदर दाखिल होना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है और उन तमाम रिहायशियों को मना कर दिया। जो यहाँ पर मुताल्लिका इदारों के अफसरान थे उनके मुताबिक इलाके में जितनी भी मखदूश इमारतें हैं जिनको ख़तरा लाहिक हो सकता है उन तमाम इमारतों को खाली कराया जाएगा। जी साद अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। लियारी में बिल्डिंग गिरने के बाद हुक्काम ने जाए वकुआ का दौरा किया। वाक़े का जिम्मेदार कौन? हुक्काम एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। रिपोर्ट करेंगे सऊद बिन मुर्तजा। बिल्डिंग क्या गिरी, सबको दूसरों की जिम्मेदारियां याद आ गईं। हादसे के बाद इंतजामिया और एसबीसीए के हुक्काम भी पहुंच गए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया इफ्तिखार शालवानी पीटीआई कराची के सदर खुर्रमशेर जमान के साथ पहुंचे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना है 400 से जायद मखदूश इमारतों को खाली करने के नोटिस दिए हुए हैं। बिल्डिंग गिरने के वाक़े में मुलव्विज़ अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये नोटिस दिए हुए हैं, लेकिन इसमें अगर किसी की कोताही हुई तो डेफिनेटली उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी और उसको सजा दी जाएगी। मुझे याद है कि पिछली जो 3 बिल्डिंग जब मैं कमिश्नर था हुई थी और उसके खिलाफ एसपीसीए के तमाम बंदों जो थे नामजद लोग उसमें एफआईआर में शामिल। खुर्रमशेर जमान का कहना था पहले महीने में 1 बिल्डिंग गिरती थी, अब 2 गिर रही हैं। आज से 3 दिन पहले अल्लाह वाला टाउन के अंदर बिल्डिंग गिरी, उन लोगों को क्या अरेस्ट किया गया जो उस जमाने के जो जिम्मेदार थे। ये जो गिरा है इसके जिम्मेदार को अरेस्ट किया जाएगा। बहुत आसान है, मालूम किया जाए कि जिस दौर के अंदर ये बिल्डिंग बनी है उस दौर का यहाँ का डायरेक्टर कौन था, उसका जिम्मेदार कौन था, उसको डालें जेल के अंदर। हलीम आदिल शेख ने एसबीसीए हुक्काम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। फौरी तौर पे एफआईआर इनके मर्डर की, कत्ल की एफआईआर एसबीसीए के जो जिस दौर में ये बिल्डिंगें बनी हैं उनके खिलाफ कत्ल की एफआईआर कटनी चाहिए। एसबीसीए हुक्काम का एक बार फिर कहना था कि टेक्निकल टीम के मुआयने के बाद दीगर मुतासरा इमारतों को भी खाली कराया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और साथी रिपोर्टर साद साबरी के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर अली मेहदी काज़मी मीडिया और बिल्डिंग बनाने वालों पर बरस पड़े। कहा हर इल्ज़ाम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर डालना दुरुस्त नहीं। बिल्डिंग खुद कोलैप्स नहीं हुई है, बराबर में जो खुदाई कर रहे थे साहब पूरी जिम्मेदारी उनकी है कि ये पूरा उन्होंने उस पर एक्सीवेटर ने जाकर टकराया है। उसके बाद उसकी पहली बिल्डिंग दीवार गिरी, उसके मुस्तकिल दीवारें गिरती चली गई हैं। फिर में आप लोग ये समझते हैं कि सारा कसूर, सारा चोर, जहाज गिरे बिल्डिंग कंट्रोल, कोई अगवा हो बिल्डिंग कंट्रोल, कोई चोरी हो बिल्डिंग कंट्रोल, तो ये आप लोगों की सोच गलत है। हर चीज़ में आप बिल्डिंग कंट्रोल को ला रहे हैं इस तरह जैसे किसी के माँ बाप ही नहीं है बिल्डिंग कंट्रोल का, आप लोगों ने उसको मजाक बनाया हुआ है। ये पूरा इलाका जो है कच्ची आबादी है, अभी भी आप देख लें कच्ची आबादी के मकान बने हुए हैं। उसका कौन सा रूल लगता है, कौन सा उसके अंदर कानून लगता है जिसमें ये कंस्ट्रक्शन हुई है। ये सब लोग जो है ये इनक्रोचमेंट है, ज़मीन चोर लोग हैं जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन की है, उनको कोई नहीं पकड़ रहा है जो ज़मीन चोरी करवा रहे हैं। आप आखिर में हर आदमी ये कहता है कि बिल्डिंग कंट्रोल चोरी की, बिल्डिंग कंट्रोल का इसमें क्या कसूर है। मारूफ ज़ाकिर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिबैन कराची के इलाके अंचोली की इमाम बारगाह से मुतासिल ग्राउंड में अदा की जाएगी। अल्लामा ज़मीर नकवी के इंतकाल पर अहले खाना, रिश्तेदार और चाहने वाले गम से निढाल हैं। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। मारूफ ज़ाकिर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी कराची में हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। उनकी मैयत अंचोली इमाम बारगाह मुंतकिल की गई तो हर आंख अश्कबार थी। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी के जाने से जो खला आ गया है, मेरी कौम पर मेरे मालिक रहम फरमा और हमारी सरपरस्ती फरमा कि ये बुजुर्ग जो चले जाते हैं फिर ये लौट के कभी वापस नहीं आते। आखिरी लम्हे में थे समझ ले, मगर ये सवालात का बेचारे जवाब दे रहे थे, किताबें देख रहे थे। घर गए तो बात करते करते सो रहे थे, बस पता था उन्हें कि अब वो ही है।
40 से जायद किताबों के मुसन्निफ ज़मीर अख्तर नकवी 1944 में लखनऊ में पैदा हुए। ग्रेजुएशन की सनद शिया कॉलेज लखनऊ से हासिल की। क़याम पाकिस्तान के बाद कुछ अरसा लाहौर में रहे और फिर कराची में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, भारत ने LOC के तत्तापानी और रख चक्री सेक्टर में सीज फायर मुआहदे की खिलाफवर्जी की। गोलाबारी से बच्ची शहीद और 4 शहरी जख्मी हो गए। दोहा में अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के नुमाइंदों में अमन मुज़ाकरात जारी हैं। अफगानिस्तान में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए इत्तफाक राय पैदा किया जा रहा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 1 साल में रिकॉर्ड 137 अरब रुपए की लूटी गई रकम बरामद कर ली। नैब रावलपिंडी 91 अरब रुपए की रिकवरी के साथ सबसे आगे है। नैब ने कहां से कितनी रिकवरी की, इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की ये रिपोर्ट। नैब का करप्शन मुकाओ मिशन, 1 साल में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, करप्ट अनासर से 137 अरब रुपए रिकवर करके नई तारीख रकम कर दी। सालाना कारकर्दगी में नैब रावलपिंडी सबसे आगे रहा। रिपोर्ट के मुताबिक नैब रावलपिंडी ऑफिस ने 1 साल में 91 अरब रुपए की रिकॉर्ड रकम बरामद की। सबसे ज्यादा 23 अरब जाली अकाउंट्स स्कैंडल के मुल्जमान से रिकवर। हाउसिंग फ्रॉड से भी नैब रावलपिंडी ने भारी रकूम बरामद की। नैब लाहौर 30 अरब रुपए से ज्यादा की रिकवरी के साथ दूसरे नंबर पर रहा। नैब सखर ने 9 अरब 40 करोड़, जबकि नैब कराची ने 3 अरब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की रिकवरी की। नैब के मुताबिक करप्ट अनासर से रकम प्ली बारगेन और रजाकाराना वापसी कीमत में बरामद की गई। बरामद शुदा रकम वफाकी और सूबाई हुकूमतों को लौटाई जा चुकी, जबकि हाउसिंग फ्रॉड में रिकवर की गई रकम मुतासरीन में वापस तकसीम की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज जेल में कोरोना वायरस का शिकार हो गए। शहबाज शरीफ और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने उन्हें जल्द हस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। मरियम नवाज ने सवाल उठाया कि काल कोठरी में बंद तनहा कैदी कोरोना वायरस की जद में कैसे आ गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कोट लखपत जेल में कैद हमजा शहबाज भी कोरोना वायरस से ना बच सके। पार्टी के मुताबिक उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। बेटे का टेस्ट मुस्बत आने पर शहबाज शरीफ ने तशवीश का इजहार किया और कहा कि मुशर्रफ दौर में मुकदमात का डट कर मुकाबला करने के बाद हमजा अब नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम का जुर्रतमंदी से सामना कर रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया कि हमजा शहबाज को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हुए तिब्बी सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने हमजा को इत्तफाक अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा किया है और इस हवाले से अता तारर ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को खत भी लिख दिया है। इस हुकूमत की आगाज इंतकाम है और इसकी इंतहा इंतकाम है। ये नफरत, इंतकाम, हसद के अलावा कुछ और नहीं जानता जिस शख्स का नाम इमरान अहमद न्याजी है। इस मामले पर मरियम नवाज भी खामोश न रहीं। अपने ट्वीट में कहा कि जारहाना दौरे हुकूमत में सियासी मुखालफीन को गैर इंसानी हालात में रखा जा रहा है। उनके भाई हमजा इस जुल्म का ताज़ा तरीन शिकार हैं। दूसरी जानब कोट लखपत जेल इंतजामिया ने हमजा शहबाज का टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक करने से इनकार कर दिया है। जेल इंतजामिया के मुताबिक अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज को हमजा के टेस्ट के लिए टीम भिजवाने की दरख्वास्त की गई है। वजीर आजम के मशीर शहजाद अकबर ने अपने रद्द अमल में कहा है कि हमजा किसी सियासी जुर्म में कैद नहीं। शहबाज शरीफ साहब, क्या आप चाहते हैं कि आपके भाई की तरह हमजा को भी लंदन भेज दें? कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में घोस्ट मुलाजमीन का भांडा फूट गया। पार्क्स डिपार्टमेंट के मुलाजिम ने दावा किया है कि डिपार्टमेंट के हजारों मुलाजमीन का ताल्लुक अंदरून सिंध से है, जो 25,000 तनख्वाह में से 12,000 अफसरान की जेब में डालकर घर बैठकर मजे करते हैं। कराची के पार्क बाग इब्न कासिम में महाना 20 से 22 लाख की करप्शन का भी बताया। मुलाजिम ने क्या इल्जाम आयद किए हैं, आपको सुनवा देते हैं। ज़्यादातर लोग जो है खिपरो, जुड्डो और उमरकोट से आए हुए हैं। इनको बुलाया गया है क्योंकि आज हमारी चेकिंग है। तो ये लोग भत्ता देते हैं हमारे अफसरानों को। 10,000 रुपये, 12,000 रुपये इनका भत्ता आएगा, 25,000 रुपये हमारी सैलरी है। जितना भी क्राउंड देख रहे हैं तकरीबन लड़के भर के नहीं आते हैं काम के ऊपर। 20 से 22 लाख रुपये की करप्शन बागे इब्न कासिम में हो रही है। अब्दुल्ला, वकील मुराद और अदनान जो है साबिक डायरेक्टर लियाकत कायम खानी, जो कि चोरी के केस में, करप्शन के केस में पकड़े हुए हैं, उसी का साला है जो सारा सेटअप चला रहा है। इसी ने फ़ोन कर करके सारी कारें बुलाई है। ये सारी कारें खड़ी हुई हैं इस टाइम पे। पीछे आईलेक्स खड़ी हुई है। ये भर भर के खिपरो, उमरकोट, जुड्डो के लड़के आए हुए। हम लोग कराची में रहने वाले, हम लोग ड्यूटी पे जाते हैं।
इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अली हफीज़, गोश्त मुलाजमीन का भांडा फूट गया है, जो आला अफसरान है वो कितने हद तक मुलव्विस है इसमें, और हुकूमती सतह पर ये मामला किसी के नोटिस में आया? जी बिल्कुल, आधी तनख्वाह दो और घर बैठकर मजे करो, ये फार्मूला और रिलीफ पैकेज दिया जा रहा था केएमसी के महकमे पाक्स में गोश्त मुलाजमीन को। कौन कौन गोश्त मुलाजिम का सहूलतकार था और क्या तरीका होता था कि अगर तनख्वाह 25,000 रुपए है तो 12 से 15,000 रुपए जो अफसरान है वो लेते थे और मुलाजमीन को जो है वो ड्यूटी पर ना आने का कहते थे। तो ये सूरत हाल है। समा पोस्टमार्टम हमने कई बार दिखाया था कि गोश्त मुलाजमीन है केएमसी में और वो घर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं। अब जब फिजिकल वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू हुआ है केएमसी के महकमे पास में, 1300 मुलाजमीन थे जिनकी फिजिकल वेरिफिकेशन की गई और अचानक जो है हजारों मुलाजमीन जो है बड़ी तादाद मुलाजमीन की फेहर नजर आई। तो हमने गुफ्तगू भी की तो एक मुलाजिम ने भांडा फोड़ दिया किस तरह बाग इब्न कासिम की मुलाजमीन जो है वो घर पे बैठ के जो है तनख्वाह लेते हैं। इसी तरह जो है जो कराची में जिनकी पोस्टिंग है ड्यूटियां हैं वो खेपरों से और जो अंदरूनी के इलाके वहां से भर्ती किए गए हैं और तमाम जो लोग हैं वो लियाकत कायम खानी जो पहले डीजी पाक थे फिर मुशीर बागात थे साबिक मेयर के दौर में, उन्होंने ये भर्तियां की हैं। बहुत बड़ा मामला है गोश्त मुलाजिम केएमसी के अंदर बड़ी तनख्वाहें जो है वो घर बैठ के ली जाती हैं। एक निजाम चल रहा था जो नाम सामने आया है उसके अंदर जो है वो डिप्टी डायरेक्टर जो अदनान कायम खानी है जो लियाकत कायम खानी के साले बताए जाते हैं वो इस नेटवर्क को चला रहे थे। बिल्कुल अली हफीज़, इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में ये सारी कार्रवाई की जाती थी, ये सारा मामला किया जाता था। बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा पार्क्स केएमसी अदनान कायम खानी ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं किसी घोस्ट मुलाजिम का सहूलतकार नहीं। ऑफिशिएटिंग डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये लियाकत कायम खानी साहब से क्या ताल्लुक है आपका? जी मेरे पास 390 मुलाजिम बिन कासिम में भी हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रोड साइड पे भी हैं, पार्कों में भी हैं, मुख्तलिफ हैं उसके अंदर। एक वाले भी हैं, ज्यादा एक वाले ही हैं। एक आपके ही केएमसी पास डिपार्टमेंट में मुलाजिम है, जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान आए तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि आप जो है वो गोश्त मुलाजमीन को जो है रिलीफ देते हैं, इसकी मद में जो है 10 से 12,000 रुपए जो है वो लेते हैं पर बंदे से, और ऐसे कई केसेस जो है वो आपसे मुंसलिक किए। तो इस पे आपको मौकिफ क्या है? ऐसी क्या बात है? सदाकत है, झूठ है, सच है? नहीं, कोई झूठ है ये सब। अच्छा, वो उसका अपना मौकिफ है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 2017 की हल्का बंदियां अब नहीं चलेंगी। नई हल्का बंदियों के बाद ही बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। लिमिटेशन होनी है पहले, और डिलिमिटेशन होने से पहले जो सेंसस है उसको सीसीआई ने अप्रूव करना है, इसलिए कि कानून में है कि जो लेटेस्ट सेंसस है उसके तहत डिलिमिटेशन होगी, यानी जो हल्का बंदियाँ होंगी। इस वक्त जो नोटिफाइड सेंसस है अप्रूव वो 1998 का है। अब 1998 के सेंसस पे तो इंतखाबात हो नहीं सकते। जो 2018 के जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें वन टाइम वेवर यानी एक बार सिर्फ आइन में इजाज़त दी थी कि 2018 के इलेक्शन के लिए वो 2017 वाला जो मरदमशुमारी थी उसको अपनाया जाए। तो जब तक वो सीसीआई नोटिफाई नहीं करती नेक्स्ट स्टेप होगा नहीं। जब डिलिमिटेशन हो जाएगी उसके बाद जो कानून कहता है 120 दिन में तैयार हो जाएगी। कुछ मौसम के बाद तर्जुमान महकमा मौसमियात खालिद मलिक का कहना है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में आइंदा 4 से 5 रोज़ तक मौजूद रहेगा, लेकिन इसकी शिद्दत इंतहाई कम होगी। 17 से 19 सितंबर तक कराची के नवाही इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। कराची के ईस्ट पे एक वेदर सिस्टम मौजूद था, बदीन, सरपारकर, उमरकोट में रेन हुई और फिर ये काफी हद तक डिसिपेट हो गया। अभी यहाँ पे जो सिस्टम मौजूद है उसकी शिद्दत में काफी हद तक कमी हो चुकी है और आने वाले 4 से 5 दिन तक इस सिस्टम की यहाँ पे मौजूदगी रहेगी, लेकिन इसके कराची साइड पे हिट करने के बहुत लिमिटेड चांसेस हैं और ओनली यही पॉसिबिलिटी है कि आपको 17, 18 या 19 को लाइट रेन, वो भी कराची के जो ईस्ट साइड है जिसमें लांडी या गुलशन हदीद है उन एरियाज में होगी। बाकी कराची में किसी अच्छे वेदर सिस्टम की कोई चांसेस नहीं है आने वाले अगले वीक में। दुनिया भर में कोरोना वबा का खौफनाक फैलाव जारी है। यौमिया केसेस और अमवात में हिंदुस्तान सबसे आगे है। 94,400 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। मजीद 1108 मरीज हलाक हो चुके हैं।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने कहा है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ सीनियर्स को आराम दिया जाए। कप्तान बाबर आजम ओपनर के बजाय नीचे के नंबर पर बैटिंग के लिए आए। नए डोमेस्टिक सिस्टम ने सैकड़ों खिलाड़ियों को बेरोजगार कर दिया। वजीर आजम से मुलाकात हुई तो मामला उठाऊंगा, वो प्रोग्राम स्पोर्ट्स सेक्शन में बात कर रहे थे। मेरी समझ ये कहती है कि पाकिस्तान के तमाम सीनियर्स को रेस्ट देना चाहिए और तमाम यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर वो खेलना भी चाहते हैं तो वो ओपनर ना खेलें। मैं ये समझता हूँ कि वो नीचे खेलें ताकि कोई और ओपनर आए, कोई और भी हम असेस करें, किसी और की एबिलिटीज़ भी देखें। पाकिस्तान के डोमेस्टिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हुई है इस नए स्ट्रक्चर की वजह से। 22 करोड़ आवाम यहाँ पर मौजूद है और वो 6 टीमों में सम अप नहीं की जा सकती। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। जबकि मेन सिंगल्स फाइनल आज होगा।